जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। ठीक है, भाग 2 नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जो हमने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो हमने 5 से लेकर 11 तक पूरा अध्ययन कर लिया है ना। इससे पिछले वीडियो में हमने नागरिकता का 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद को हमने कवर कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, है ना। वो हमारा बेस वीडियो था। आज हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता अधिनियम। देखिए, भारत का नागरिकता जो भाग 2 है वो अलग चीज़ है, और जो नागरिकता अधिनियम बना है वो अलग चीज़ है। क्या हुआ, जिस समय संसद ने नागरिकता भाग 2 लिखा था, उस समय उन्होंने कुछ लिमिटेड शर्तें और लिमिटेड कुछ नियम कानून बना के गए थे कि कौन नागरिक होगा भारत का और कौन नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो उस समय के दृष्टि से लिखा गया था। ठीक है, उस समय की दृष्टि से नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन संसद ने एक और बात कही थी, यदि संसद चाहे, है ना, ये है ना, यदि जो भारतीय संविधान के लिखने वालों ने एक और अनुच्छेद बना के गया था, अनुच्छेद 11, उनमें ये लिखा था यदि संसद चाहे तो, है ना, नागरिकता के संबंध में नियम बना सकती है। ठीक है, कौन चाहे तो, संसद चाहे तो नागरिकता के संबंधित नियम बना सकती है। ठीक है, तो उसी अधिकार का प्रयोग कर, है ना, अनुच्छेद 11 का प्रयोग कर भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। हाल ही में आपको सुना गया था एनआरसी, है ना, सीएए, ये सब क्या चीज़ है, वो इसी अधिनियम के कुछ अमेंडमेंट थे। उसको हम बाद में देखेंगे वो क्या चीज़ है ना, हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम नागरिकता अधिनियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की सहारा से या फिर किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है, या फिर ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को यह नियम बनाने का अधिकार देता है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 11। ठीक है, ये हुआ अनुच्छेद 11। तो इसमें कुछ नियम बनाए गए थे ना, तो नागरिकता अर्जन करने के 5 नियम बनाए गए हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कि कौन नागरिक होगा, नागरिक अर्जन कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित 5 शर्त बताएंगे। सबसे पहला हम शर्त देखते हैं जन्म से। ठीक है, सबसे पहला शर्त हम देखते हैं जन्म से। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1957 से पहले यह ना, यहाँ कंडीशन याद रखिएगा, क्या बोला गया है, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 जुलाई 1987 से पहले यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, ठीक है, यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले यदि कोई बच्चा जो है भारत में पैदा लेता है तब वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, वास्तविक में ये यहाँ तक था, है ना, जब ये अधिनियम बनाया गया ना, तो बस इतना लिखा था कि 26 जनवरी 1950 है, उसके बाद जो भारत में जन्म लेगा वो जो है भारत का नागरिक बन जाएगा। ये जो 1 जुलाई वाला बात है उसको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म लेता है वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी बताइए। यदि कोई पर्यटक हमारे भारत देश में घूमने आता है, ठीक है, यदि कोई पर्यटक भारत देश में घूमने आता है और वो महिला है ना, यदि वो महिला है और वो गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती है, और वो अपने पर्यटन के दौरान भारत के किसी भी ज़िले, किसी भी राज्य में किसी बच्चे को जन्म दे देती है ना, किसी बच्चे को जन्म दे देती है, तब वो बच्चा जो है भारत का नागरिक कहलाएगा इस नियम के अनुसार। देखिए जो मैं पीले कलर में जो घेर रहा हूँ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, बस इतना ही लिखा है ना, यदि जो भारत में जन्म लिया हो तो कोई पर्यटक हो सकता है ना, साथ साथ में यदि कोई राजनयिका हो गए, है ना, या कोई आतंकवादी ही हमारे यहाँ घुस गए, है ना, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई भेष बदल के आ गया, यदि उसका बच्चा भारत में जन्म ले लिया तो वो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में अपना
प्रसव कराएगा और उस प्रसव का पूरा रिकॉर्ड होगा कि ये जो बच्चा है वो इस नर्सिंग होम या फिर यहाँ पे जन्मा है, तो उस कंडीशन के आधार पर वो भारत का नागरिक बन जाता था। कब तक? लेकिन इस गलती का एहसास हमारे संविधान बनाने हमारे संसद में कब हुआ? इस गलती का एहसास हुआ 1 जुलाई 1987 को। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका दुष्परिणाम सामने आने लगे, है ना, उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। ठीक है, तब कहा गया कि जब तक हो गया वो हो गया, है ना। अब इसको हम यहीं पे फुल स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब नया नियम क्या हो गया कि 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वाले, 1 जुलाई से पैदा होने वाले के बाद होना चाहिए ना, ये बाद होना चाहिए 1 जुलाई 1947 के बाद, है ना, ये बाद होना चाहिए, पैदा होने पर, है ना, उसके जब माता पिता कोई एक यदि भारतीय हैं, ठीक है, यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है, ठीक है, माता पिता में से यदि कोई एक भारतीय है तभी वो बच्चा जन्म लेगा, तब उसको हम भारत का मानेंगे। मान लेते हैं एक कोई महिला है जो विदेशी से शादी कर ली, है ना, महिला पुरुष विदेशी से शादी कर लिए और उनका बच्चा भारत में जन्म ले लिया, तब वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। अब इसमें भी कुछ दिक्कतें आ गई। दिक्कतें क्या आ गई? देखिए, हम इसी पेज में समझाता हूँ, मैं बाकी डिलीट कर रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या गलती आ गई? देखिए, जैसे कोई ये महिला है, ठीक है, महिला या पुरुष जो भी मान लेते हैं, है ना, ये महिला पुरुष जो भी है ना, इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि 1 जुलाई 1927 से पहले पैदा होने पर माता पिता अगर हैं या माता या पिता कोई में से एक भारत के नागरिक हैं, तब वो हमारे क्या होंगे? तब वो क्या हो जाएंगे? हमारे वो जो लड़का होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना। यहाँ इसके जो होने वाले बच्चे हैं, ठीक है, इसके जो होने वाले जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है माता या पिता ओरिजिनल हो लेकिन कोई एक अवैध प्रवासी हो, है ना, अवैध प्रवासी हो या फिर ये आतंकवादी हो, भले ही भारत को नहीं पता है लेकिन वो एक आतंकवादी हो, अवैध प्रवासी हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत की सीमा में बिना नियम कानून के, बिना वीज़ा पासपोर्ट के, है ना, बिना किसी की जानकारी के घुस गया है, वो होता है अवैध प्रवासी। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ गई, है ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ खामी आ गया, ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ खामी आ गया। उसको आगे जाके सुधारा गया 2003 में। इसमें कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा वैध प्रवासी हो, मतलब जिसकी जानकारी भारत सरकार को हो कि वो महिला कौन है या फिर वो पुरुष कौन है और उसके साथ जो आया है या आई है, जो भी है, वो वैध है कि अवैध है, तब वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? क्या हुआ? जन्म से। अगला होगा राजनयिका के बच्चे के नागरिक नहीं होंगे। राजनयिका का मतलब होता है जो दूतावास होते हैं, है ना, भारत के जो दूतावास हैं, विदेशों के जो दूतावास भारत में उसका हेडक्वार्टर है, ये विदेशों के जो राजनयिका आते हैं, है ना, उसके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते हैं तो किसी भी स्थिति में हमारे देश के जो हैं वो वंशज नहीं कहलाएंगे, वो हमारे देश के नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। साथ में शत्रु देश के, है ना, शत्रु देश के कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और उसको प्रसव हो जाता है, तब की स्थिति में भी, है ना, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये था हमारा जन्म से वाला। ठीक है, जन्म से हम इस प्रकार किसी को नागरिकता दे सकते हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि हम लोग किस में आते हैं, तो हम जो है हम लोग इसी से हमको नागरिकता मिली है, जन्म से हमको नागरिकता मिली, क्योंकि जन्म हमारा वहीं पे है। ठीक है, जन्म से। यहाँ पे ये देख सकते हैं, दूसरा, हम वंश के आधार पर भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहली बात तो हम जन्म से माने जाएंगे, यदि हमारा जन्म भारत में हो रहा है तो हमारे जो माता पिता हैं वो भारत के हैं, है ना, उसमें से दोनों वैध हैं, है ना तो कोई प्रवासी है ना तो कोई बाहर का है, दोनों के दोनों भारत के रहने वाले हैं, तब से हमको जन्म से हमको यहाँ की भारत की नागरिकता मिली है। अगला क्या तरीका था? अगला था अवजनन द्वारा नागरिकता, वंश के आधार पर। इसी को बोलते हैं वंश के आधार पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं वंश के आधार पर। और वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है? देखिएगा, वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलता है, देखिएगा। भारत के बाहर पैदा होने वाला कोई नागरिक भारत का नागरिक है। पहले मैं भारत का एक छोटा सा मैप बना लूँ, वैसे मेरे को अच्छा से मैप बनाने आता तो मैं इतने बना देता हूँ। ठीक है, ये भारत का नक्शा मान लेते हैं हम। तो यदि भारत के बाहर कोई व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है, वहाँ भारत के बाहर कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है, उसे भी हम भारत का नागरिक कहेंगे। उसके निम्नलिखित रीज़न है। रीज़न क्या है? देखिए, ये जो व्यक्ति है,
जो भारत का नागरिक होगा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, 10 दिसंबर 1900 पहले 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1942 के पहले उसके कोई माता पिता, है ना, उसके कोई माता या पिता, उसके पिता जो है भारत के नागरिक हो, उसके पिता जो है भारत के नागरिक हो, सॉरी यहाँ केवल पिता लिखा है, याद रखिएगा, है ना। वंश के आधार पर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को या बाद में बाद, है ना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले कोई उसके पिता यदि भारत के हैं, जैसे ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, इसके कोई पिता भारत में रहते हैं, ये है पिता, ठीक है। यदि ये पिता भारत में रहते हैं और इसके पिता बाहर जाके नौकरी के चल गया, बाहर कोई NRI बन गया, OCC कार्ड ले लिया, तब की स्थिति में भी ये बच्चे को हम भारत का नागरिक मानेंगे। कब? जब इसके पिता जो है भारतीय हो, इसके पिता एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है। ये कानून कब तक चला? 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक चला, ठीक है। चलिए, अब अगला अमेंडमेंट इसमें आया कि इसमें पहले महिलाओं को ये सब आज़ादी नहीं मिला था। महिला मतलब यदि इस लड़की की माता जो है यदि भारतीय होती, तब की स्थिति में हम जो पहला कानून है उसके हिसाब से वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता था, क्योंकि हमने यहाँ केवल पिता शब्द को लिया है ना। तो भारत की महिलाएं नाराज़ होंगी, बोले कि हमारा जो बच्चा है, यदि हम भारतीय हैं और हम कोई बाहर काम कर रहे हैं, तो क्यों वो हमारा भारत का नागरिक नहीं हो सकता हमारा बच्चा। तो 10 दिसंबर 1992 के बाद माता या पिता दोनों में से कोई एक को ले लिया गया, है ना। यदि आपके माता है या पिता है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, ठीक है, भारत का नागरिक हैं, तब की स्थिति में आप जो होने वाले बच्चे हैं बाहर भारत के, वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, ठीक है। अगला 3 दिसंबर 1904 को बाद फिर से एक आ गया नया रूल। इसमें ये कहा गया अमेंडमेंट करके कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। याद रखिए, ठीक है। 3 दिसंबर 1904 के बाद जो भारत के बाहर जो व्यक्ति जन्म लेता है वो भारत का नागरिक नहीं होगा, यदि जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर उसका पंजीयन नहीं होता है, ठीक है। अब ये पंजीयन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, सबसे पहले तो ये भारत का मैंने नागरिक बना दिया, ठीक है। कोई बच्चा है, ये जन्म ले लिया, ठीक है, ये बच्चा जन्म ले लिया और इसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, मान लेते हैं भारतीय हैं। अब ये नंबर 3 क्या कहता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद का रूल है ना, पहले के रूल नहीं है। वो नागरिक नहीं कहलाएगा ये व्यक्ति, क्यों नहीं कहलाएगा? यदि वो जन्म लेता है और उसका जो पंजीयन है भारत में नहीं होता, मतलब यदि कोई अभिभावक हैं भारत में, भारत के वो नागरिक लिए हुए हैं, ये माता पिता भारत के नागरिक लिए हुए हैं और किसी काम से चले गए विदेश, है ना, ये काम से चले गए विदेश और वहाँ उस बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे के जन्म के समय, है ना, उसको भारत में एक पंजीयन कराना पड़ेगा कि हम लोग भारतीय हैं और हमारा बच्चा बाहर पैदा हुआ है ना। तब की स्थिति में वो बच्चा हमारे भारत का नागरिक होगा, अन्यथा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है, अन्यथा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसका पंजीयन भारत में होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही माता पिता को एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है, माता पिता को एक शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि उसका पंजीयन जो है भारत के सिवाय अन्य कहीं भी नहीं है। किसका? उस बच्चे का पंजीयन जो है भारत के सिवाय किसी अन्य स्थान या फिर अन्य देश में नहीं कराया गया है, ऐसा शपथ उसके माता पिता को देना होगा, ठीक है। ये कब के रूल है? 2004 के बाद का रूल है, ठीक है। उसके बाद है वयस्क होने पर, मान लेते हैं ये बच्चा जो पैदा हुआ था, है ना, इसका पंजीयन भी हो गया, अगर ये वयस्क हो गया, ठीक है, यदि वे वयस्क हो गया तो जहाँ जिस देश में रहता है वहाँ की जो इसका पंजीयन या फिर राष्ट्रीयता इसको त्यागनी होगी। 18 साल होने के बाद यदि ये वहाँ की पंजीयन या फिर राष्ट्रीयता नहीं त्यागता, तब की स्थिति में भी ये भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इतना है, अवजनन या फिर वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। अगला हम नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि माता पिता को शपथ पत्र देना, ये हमने लिख लिया, है ना। वयस्क होने पर 6 माह उसका पंजीयन नहीं हुआ तो विदेश की राष्ट्रीयता त्यागना होगा, ये हमने बता दिया था, ठीक है। तीसरा है पंजीयन के द्वारा भी केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को नागरिक निम्न कंडीशन के आधार पर नागरिकों को भारत का नागरिकता दे सकता है। पहला क्या है? अवैध प्रवासी ना हो, है ना। कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से भारत आ गया, है ना, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना वीज़ा पासपोर्ट के, है ना, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके, जो इलीगल है वो अगर आ गया और बाद में पता चलता है कि वो अवैध प्रवासी है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता भारत आने का, तब की स्थिति में
उसे हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे और ना ही वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर वो वैध है तो क्या करेगा, भारत के मूल व्यक्ति के आवेदन करेगा, 7 साल रहा हो। ठीक है, यदि वो भारत में 7 साल रहा हो तो उसके बाद हम उसको नागरिकता देंगे। ठीक है, पहले क्या होगा, वो आवेदन प्रस्तुत करेगा कि मुझे भारत में रहना है। यदि वो यहाँ पे आता है तो उसको 7 साल लेंगे पहले रहने के लिए। ठीक है, 7 साल, अभी मेरे ख्याल से 10 हो गया है। ठीक है, ये भारत मूल व्यक्ति जो अविभक्त भारत में है या निवास करता हो वैसा व्यक्ति है ना। और वैसा कौन व्यक्ति हो सकता है भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है, तो भारत का मूल जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय उसके कोई भी वंशज वहाँ निवास करते हों, वही व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। भारत मूल का व्यक्ति अविभक्त भारत या बाहर रहता हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं मूल या जड़ भारत में रहा हो, तो वो जो है आवेदन करेगा और आवेदन कर सकता है। तीसरा बोलता है भारतीय के साथ कोई भी भारतीय के साथ यदि शादी कर लिया, कोई एक व्यक्ति है, ये है भारतीय, ये है इंडियन, आई लिख देता हूँ, है ना, ये है इंडियन, ये है इंडियन, इसका शादी कुछ चाइना से हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तब ये जो चाइना वाला है भारतीय हो सकता है कब, शादी के 7 साल बाद। शादी के 7 साल बाद यदि ये भारत में रहता है तब हम इसको भारत की नागरिकता का अधिकार देंगे। कब, जब ये आवेदन करेगा और 7 साल शादी करके रह लेगा हमारे यहाँ घर जमाई बन के, तब हम इसको 7 साल होने के बाद हम इसके आवेदन पर विचार करेंगे। याद रखिएगा, इतना नियम कानून पालन करने के बाद ये तय नहीं है कि आपको भारतीय की नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा जो गृह मंत्रालय है जो भारतीय नागरिकता को देख रहा है वो पूरा तटस्थ हो जाएगा, पूरा आश्वासित हो जाएगा कि इस व्यक्ति को दिया जा सकता है, तभी दिया जाएगा, है ना। वैसे लेकिन ऐसा नहीं कि नियम में है तो दे देंगे। लास्ट डिसीजन जो है वो गृह मंत्रालय का ही होगा। ठीक है, जो लास्ट डिसीजन है गृह मंत्रालय का। ये तो केवल प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, केवल प्रोसेस है। दूसरा होता है भारत के जो नाबालिग बच्चे हैं, है ना, भारत के जो नाबालिग बच्चे हैं वो आवेदन करते हैं। आवेदन कैसे करते हैं, जैसे हमारा नाम जुड़ाने के लिए हम नाम जुड़वाते हैं ना, वो आवेदन करते हैं। ये होता है पंजीयन के आधार पर। ठीक है, ये पंजीयन के आधार पर हो सकता है, ये पंजीयन के आधार पर हो सकता है। अगले इसमें और कुछ हो सकता है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष से समुद्र या देश का नागरिक है, समुद्री देश का नागरिक है, पंजीयन के लिए आवेदन कर सकता है और 1 वर्ष उसको भारत में रहना पड़ेगा। ये हो सकता है। भारतीय मूल अविभाज्य भारत के वंश हैं, है ना, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, ये लोग भारत के नागरिक होंगे। दूसरी बात, यदि ये लोग आवेदन भरते हैं तो हमको ना इस नियम के, कौन सा नियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, 1955 में अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में एक शपथ है, इसको धारण करना होता है ना। यदि वो हम उसको नागरिकता देते हैं तो वो अनुसूची 2 के अनुसार इन्हें शपथ लेना होता है कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। जो भी उसमें लिखा होगा, मैं तो पढ़ा, अब फिलहाल मैंने नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन अनुसूची 2 के अंतर्गत जो शपथ है उनको लेना अनिवार्य होता है। यदि उन्होंने शपथ नहीं लिया तो हम उसको नागरिकता नहीं मिलेगी और उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो कैसे, देख लीजिए। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या हो, इसी को हम देशीकरण भी कहते हैं, देशीकरण भी कहते हैं। देशीकरण के भी आधार पर हम विदेशियों को नागरिकता दे देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पहले बात तो वैध प्रवासी हो, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाहता है वो वैध प्रवासी हो, भारत की किसी एक भाषा का अच्छा से जानकार हो, जानता हो, है ना, उसका चरित्र अच्छा हो। जैसे अदनान स्वामी, आपको पता है ना, अदनान स्वामी ये पहले ये पाकिस्तान के थे, बाद में हमारे देसी हो गए क्योंकि ये एक कलाकार है और ये किसी भाषा को जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसे व्यक्ति जो है जो भारत की संस्कृति है, भाषा है, उसको अच्छे से जानते हैं, मानव सेवा किया हो, है ना, भारत में रहने का इच्छुक हो, मानव सेवा किया हो, मानव सेवा किया हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, वो जो है भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए भी उसको आवेदन करना होगा, है ना। इसकी समय सीमा है 10 साल, 10 ईयर। ठीक है, इसकी समय सीमा है 10 साल। तो ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। 5वां है राज्य क्षेत्र में मिलाने पर नागरिकता। राज्य क्षेत्र में मिलाने पर नागरिकता, इसका मतलब क्या होता है, यदि भारत किसी अन्य क्षेत्र को भारत में मिला लेता है
तो स्वतः ही उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, यदि भारत किसी राज्य क्षेत्र को मिला लेता है, जैसे भारत ने सिक्किम को मिलाया ना, सिक्किम को मिलाए से पहले मैं पढ़ाया 1973 में सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला लिया था। तब क्या किया, सिक्किम के जितने लोग थे उन सभी को नागरिक मान लिया गया, नागरिक मान लिया गया, वो लोग भारत के नागरिक होंगे। यदि कल चल के भारत यदि पूरे चीन पर कब्जा कर लेता है या फिर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है या फिर पाकिस्तान पूरे भारत में मिल जाता है, तब वहाँ के जितने लोग होंगे वो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता में शामिल हो जाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ों को दिया, जैसे असम है ना, असम के लोगों को दिया है, पांडिचेरी को दे दिया है, और जो गोवा पहले हमारे पास नहीं था बाद में हमारा बन गया, दमन दीव है, ये सब भारत के हिस्से बनते गए और वहाँ जो लोग थे वो भारतीय होते गए। तो वो कैसे होगा, राज्य क्षेत्र में मिल जाने पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो हमने 5 प्रकार की नागरिकता का अवसर देख लिया। अब देखते हैं समाप्ति कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकता है ये देखिए। ठीक है, नागरिकता समाप्ति कैसे होगा, स्वेच्छा से त्यागने पर। ठीक है, यदि कोई चाहे तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। ठीक है, यदि कोई चाहे, कोई व्यक्ति जो है ना, भारत की नागरिकता त्याग करता है तो वो हमारी भारत के नागरिक नहीं होगा, उसकी नागरिकता लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नाबालिग बच्चे भी नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे मान लेता हूँ ये एक व्यक्ति है, इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 4 बच्चे हैं। यदि ये नागरिकता त्याग देता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूँगा, है ना, तो क्या होगा, इसको हम डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। साथ में इसके जो नाबालिग बच्चे हैं जिसका 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है वो भी नागरिक नहीं होंगे भारत के। लेकिन यही बच्चे यदि 18 वर्ष के हैं तो आवेदन जमा करके, है ना, आवेदन भर कर नागरिक बन सकते हैं। अब कैसे बताइए, मैंने पहले ही बताया था कि वंश के आधार पर कोई नागरिक बन सकता है। तो जैसे ही बच्चे 18 पार करेंगे ना, सीधा आवेदन लगाएंगे, भाई हमें भारत की नागरिकता दे दो, हमारे पिताजी जो है या फिर हमारे जो और वंशज थे वो भारत के नागरिक थे, इस आधार पर हमें नागरिकता दे दीजिए। तो 18 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बनना चाहे, यही नाबालिग व्यक्ति, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है आवेदन करके विथ प्रूफ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो सकता है बर्खास्तगी। हाँ, इसमें एक बात और समझिए, यदि ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है भारत की नागरिकता त्यागता है, तो यदि ये युद्ध के समय ऐसा कार्य करता है ना, यदि भारत किसी युद्ध के साथ बिजी है और यदि ये इस प्रकार का उटपटांग हरकत करता है कि मुझे नागरिकता त्यागनी है, तो इसके फालतू के काम के लिए भारत सरकार खाली नहीं बैठा है ना, इसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, चाहे तो इसको पकड़ के कूट भी सकते हैं। समझ में आ गया क्या बोला हूँ। यदि युद्ध के समय कोई आदमी बोले कि मुझे भारत की नागरिक नहीं रहना है, मुझे नागरिकता त्यागनी है, तो युद्ध के समय इसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, युद्ध के समय इसके प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। बर्खास्तगी क्या होता है, बर्खास्तगी होता है यदि आप विदेशी से मिल गए, हमारे विदेशी शत्रु से मिल गए, आतंकवादी से मिल गए, संविधान विरोधी कार्य करते हैं, तो इस आधार पर यदि आप विदेश की नागरिकता भी ले लेते हैं, तब किस स्थान पर आपकी नागरिकता भारत सरकार जो गृह मंत्रालय है वो आपको निपटा देगा, है ना। कहने का मतलब है आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगा। ठीक है, और वंचित करने पर, वंचित होगा वही संविधान विरोधी और फर्जी पाए जाने पर। ठीक है, बर्खास्तगी यदि आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो नागरिकता देना, है ना, नागरिकता देने की 5 शर्त हैं। क्या है, वंश है ना, पहला तो जन्म है, पहला क्या है, जन्म है, पहला आपका है जन्म, दूसरा है आपका वंश, तीसरा है आपका पंजीकरण, मैं लाइन से निकला हूँ, है ना, पंजीकरण है, देशीकरण है और प्रकृति है ना। यदि किसी पंजीकरण है, वर्ष पंजीकरण है या देशीकरण या फिर किसी स्थान को हम मिला लेते हैं तो 5 प्रकार है। और त्यागने के 3 कारण हैं, पहले स्वेच्छा से त्याग दिया, बर्खास्त कर दिया, वंचित कर देने पर अब भारतीय नागरिक नहीं कहला जाएंगे। ये था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बच जाता है, वैसे तो एनआरसी और सीए भी बचा है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एनआरआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। पीओआई तो अभी फ़िलहाल हमारे पास वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी उसको बता देंगे, लेकिन एनआरआई और ओसीपीआई हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।